हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 23 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो आप सुनिए न्यूज़ डिस्कशन को। जो ये 30 से 40 मिनट या फिर 30 मिनट की जो वीडियो होती है ना, इसमें काफ़ी सारी आपको न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। और वही इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आप पूरा न्यूज़पेपर कहीं पर भी घुमा लेना, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सो मस्ट वॉच द एंटायर डिस्कशन एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। मतलब इट शुड बी टू वे ना, मतलब आप भी आ रहे हैं तो ऐसा मूक दर्शक ना बने रहें, कुछ बोले एक तरफा तो कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। तो वो भी सही नहीं है। तो आप अपना फीडबैक भी दीजिए। और रही बात पॉलिटी और जो स्टैटिक लेक्चर्स हैं दूसरे, तो अभी वो मैं नहीं बना पा रही बिकॉज आई एम वर्किंग एंड फुल टाइम जॉब आई एम डूइंग इन प्राइवेट सेक्टर, तो वो नहीं टाइम मिल पाता है। आई यूज़ टू रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम टेक्नोलॉजी, है ना। तो शाम के टाइम ऐसे ही हो जाता है। तो जब भी टाइम मिलेगा मैं बनाऊँगी, ठीक है। पूरी प्रॉपर सीरीज़ एक स्टार्ट करेंगे स्टैटिक पार्ट की, तो वो प्रॉमिस नहीं कर रही बट विल स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, मोर टॉक सून, इंडिया चाइना अग्री नो मोर एस्केलेशन टू सी इफ इट होल्ड्स, नो डिसएंगेजमेंट पैक्ट येट, से मोर ट्रूप्स विल नॉट बी सेंट टू फ्रंट लाइन। ठीक है, तो अभी कोई भी ऐसे डिसएंगेजमेंट जो पैक्ट है वो नहीं हुआ है, लेकिन ये बोला है कि जो ट्रूप्स है वो दोबारा फ्रंट लाइन पे नहीं जाएंगे, है ना। तो एस्केलेशन जो है दोबारा ये नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। जो हमारे टू साइड्स के जो लीडर थे तो वो मिले थे, ठीक है। कौन मिले थे यहाँ पे? मोल्डो में मिले थे। 12 आवर मीटिंग हुई थी बिटवीन चाइनीज मिलिट्री कमांडर्स एंड इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, ठीक है। तो टू साइड्स ऑल्सो अग्रीड होल्ड 7th राउंड ऑफ मिलिट्री कमांडर लेवल मीटिंग एज सून एज पॉसिबल, टेक प्रैक्टिकल मेजर टू प्रॉपरली सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या है, चाइना और इंडिया की जो सिचुएशन है एलएसी में, ठीक है। एलएसी क्योंकि काफ़ी डिस्प्यूटेड लाइन है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, काफ़ी बॉर्डर हमारा डिस्प्यूटेड ही है पूरा। अगर बॉर्डर देखें हम चाइना के साथ जितना भी बॉर्डर है, और 3 सेक्टर में डिवाइडेड है ना। वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे ये कंटेंशन हो रहा है, लद्दाख, गोगरा रीजन, ये जो सारे गलवान रीजन है, यहाँ पे ये वेस्टर्न सेक्टर में आता है। देन आपका ईस्टर्न सेक्टर होता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला। देन आपका मिडिल या फिर सेंट्रल सेक्टर होता है उत्तराखंड वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। बाकी पेंगोंग सोक, और जो पेंगोंग सोक के अलावा जो बाकी सारे जो रीजन थे, जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं ना, गोगरा, जो मकपरी, ये सारी जो हिल्स है, स्पांगुर गैप, तो वो सब मैंने बताए हुए आपको काफ़ी बार। एक दो दिन के गैप में फिर से हम देख लेंगे उनको रिवाइज करने के लिए लोकेशन को। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अपोजिशन टू बाइकॉट राज्यसभा टिल सस्पेंशन रिवोक्ड, गवर्नमेंट से एक्सप्रेस रिग्रेट। तो अपोजिशन ने बोला है कि अभी जब तक जो उनके जो एमएलएज हैं, एमपीज़ वगैरह हैं, तो उनको अगर दोबारा से उनका सस्पेंशन जो रिवोक नहीं किया जाता है एमपीज़ का, तो तब तक हम क्या नहीं करेंगे, राज्यसभा में नहीं आएंगे, है ना। तो बाइकॉट ही करेंगे राज्यसभा का। तो अब ये सस्पेंशन क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एमपीज़ ने जो हाउस है उसको, मतलब जो उसकी प्रोसीडिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा उसको डिसरप्ट किया था, उसको प्रॉपर वे में नहीं होने दिया गया था, है ना। और जो चीफ जो डिप्टी चीफ है, चीफ डिप्टी चीफ जो चेयरमैन थे राज्यसभा के, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन, तो उनको भी बोला गया कि उनको भी अब्यूज़ किया गया। और थोड़ा सा एब्जर्ड जो रूल बुक थी, है ना, राज्यसभा की, तो वो भी उनके ऊपर फेंकी गई। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इस वजह से क्या किया, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन ने जो वेंकैया नायडू हैं, तो उन्होंने 8 एमपीज़ को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, है ना। और कांग्रेस के राजीव सत्वा, सैयद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा, तो इनको सस्पेंड कर दिया। और इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल भी हम पढ़ेंगे। बाकी मैंने आपको ये बताया था कि वॉइस वोट क्या होता है, और जो मतलब ध्वनि मत किसे बोलते हैं, और या फिर जो फ्लोर टेस्ट होता है वो क्या होता है ना, मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट होता है। बाकी आपको आज काफ़ी सारी, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये सब भी पता होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द स्पीकर पुटिंग अ क्वेश्चन टू द हाउस एंड देन आस्किंग द हाउस टू पुट फॉरवर्ड इट ओपिनियन इन फॉर्म्स ऑफ एयस एंड नोज, ठीक है। तो जहाँ से ज़्यादा आवाज़ें आई एयस के, अगर ज़्यादा आ रही हैं, तो ध्वनि मत से वो चीज़ वहाँ पे पास कर दी जाएगी। एंड ये क्या होता है कि रफ मेजर किया जाता है कि कौन सी साइड लाउडर थी, है ना। तो तब स्पीकर डिसाइड करते हैं द मोशन वाज पास और फेल थ्रू। तो इसी का वो अपोजिशन जो थे अपोज कर रहे थे कि ये तो मतलब ये कि आप अपने मतलब नहीं पता चलता है इससे प्रॉपर, केवल आप जो अपना कंसेंसस है, जो थॉट है, मतलब डिप्टी चेयरमैन के, तो वही क्या कर रहे हैं, एक तरह से इम्पोज करके उसको पास कर दे रहे हैं। द एडवांटेज ऑफ वॉइस वोट इज़ दैट इज़ अ क्विक और
एडवांटेज इसका ये कि जल्दी हो जाता है, और अपेरेंट डिसएडवांटेज है इसका कि ये इनएक्यूरेट होता है ना। गिवन दैट द स्पीकर डिसाइड व्हाट द ओपिनियन ऑफ द हाउस इज बेस्ड ऑन विच साइड इज लाउडर। तो ये है। अब डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में जल्दी से रिविजन कर लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो आर्टिकल 89 के अंतर्गत ये क्रिएटेड है, ठीक है, आर्टिकल 89 के अंतर्गत है। एंड राज्यसभा चूज करता है कि इसके एमपी में से कौन डिप्टी चेयरमैन होगा, ठीक है, जब भी वो सीट खाली होगी, जब जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो नहीं होंगे। तो हु कैन बी अ डिप्टी चेयरमैन? तो इलेक्टेड बाय राज्यसभा itself from amongst its members, and whenever the office of the deputy chairman falls vacant, the Rajya Sabha elects another member to fill the vacancy, ठीक है। अब आर्टिकल 19 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, अभी तो हमने 89 देखा ना, तो 89 में क्या था कि एक डिप्टी चेयरमैन की बात की गई है। आर्टिकल 90 में क्या बोला गया है कि डिप्टी चेयरमैन वेकेट्स करता है हिज ऑफिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस, ठीक है। 90 में क्या है कि 3 केसेस में वो क्या करेगा, अपना जो सीट है उसको वेकेट करेगा। एक तो इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, दूसरा है कि अगर वो चेयरमैन को राइटिंग फॉर्म में रिज़ाइन दे दे, एंड तीसरा ये है कि अगर वो रेजोल्यूशन के द्वारा रिमूव किया जा रहा है ना, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। एक कंडीशन इसमें ये है कि जो ये रेजोल्यूशन है कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस, ठीक है। तो 14 डेज पहले ही एडवांस नोटिस देना होगा। तो यहाँ पे जो वेंकैया नायडू है उन्होंने यही कहा था कि क्या आपने 14 डेज का नोटिस नहीं दिया, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, रिजेक्ट आपका प्रपोजल किया जाता है और 8 MPs को सस्पेंड यहाँ पे किया जाता है डिसरप्शन के लिए, ठीक है। अब जो डिप्टी चेयरमैन है दैट परफॉर्म्स द ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन ऑफिस, ठीक है, पता है सबको ड्यूटीज़ वो जैसे चेयरमैन की ड्यूटीज़ होती है वैसे ही होती हैं। एंड जो मतलब उनका कार्य ये होता है कि वो इंश्योर करे स्मूथ रनिंग ऑफ द हाउस, है ना। he also act as chairman when the letter is absent from the sitting. in both the cases he has all the power of the chairman, ठीक है। अब पावर्स जो होती हैं वो कभी भी मतलब चेयरमैन के जो चेयरमैन के सबॉर्डिनेट में डिप्टी चेयरमैन नहीं होता है, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन इनके सबॉर्डिनेट में नहीं होता है, ठीक है। वो डिप्टी चेयरमैन जो होता है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है राज्यसभा के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राज्यसभा के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इज एंटाइटल टू अ रेगुलर सैलरी अलाउंसेस, ठीक है। जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की गई सैलरी अलाउंसेस है वो इनको मिलती है डिप्टी चेयरमैन को, ठीक है। इलेक्शन प्रोसीजर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा होता है, जो सबमिट करते हैं वो मोशन, द मोशन हैज़ टू बी सेकेंडेड बाय अनदर एमपी, और मेजॉरिटी ऑफ हाउस तब डिसाइड करती है। और अगर प्रॉपर एक कंसेंसस बिल्ड हो जाता है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी बिल्ड कर लेती है कि ये कैंडिडेट को चुना जाएगा, तो वो क्या होता है, यूनानिमसली इलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब डिप्टी स्पीकर भी है यहाँ पे, है ना। डिप्टी स्पीकर आपको पता है लोकसभा में स्पीकर होता है ना, जैसे चेयरमैन कहाँ होता है राज्यसभा में, उसी तरह से लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर, ठीक है। स्पीकर के बाद क्या होता है, डिप्टी स्पीकर, उनकी एब्सेंस में, स्पीकर की एब्सेंस में। तो 93 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कि द इलेक्शन ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर, ठीक है, इलेक्शन के बारे में बात करता है। एंड लोकसभा इज मोर सिंबॉलिक ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैन सम रियल अथॉरिटी, नो नीड टू रिजाइन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्टी थ्रू एज डिप्टी स्पीकर। तो यहाँ पे इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और टेन्योर और रिमूवल यही है कि दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और दे रिज़ाइन, ठीक है, कि जब मतलब वो रिज़ाइन करें तब, एंड दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। रेजोल्यूशन अगर लोकसभा के जो इफेक्टिव मेजॉरिटी से उसके मेंबर्स के द्वारा पास किया जाता है तो तब वो क्या करेंगे, रिमूव हो जाएंगे ऑफिस से। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये जो लोकसभा की रूल बुक है 198 उसमें मेंशन है, ठीक है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, ठीक है। ये रूल बुक पे है राज्यसभा की। अब ये केवल कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता। राज्यसभा में अभी जो लाया गया तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ लाया गया था, एक इंडिविजुअल के खिलाफ लाया गया, ठीक है। एंटायर राज्यसभा के खिलाफ नहीं, कभी भी नहीं लाया जा सकता, तो इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड आर्टिकल 75 डज स्पेसिफाई दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना। तो है ना, यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन अबाउट इधर अ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है सरकार की साइड से, और नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के अगेंस्ट में लाया जाता है अपोजिशन के द्वारा। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिटेड विद इन अ मिनिमम ऑफ 50 मेंबर सपोर्ट द मोशन इन द हाउस, ठीक है। और ये सारे कुछ फैक्ट हैं, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है देख लो।
तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वोट के बारे में मैंने नहीं बताया कि एक तो यही होता है कि वॉइस वोट हो गया, ध्वनि मत से पारित हो गया, ओरली मतलब नो और यस बोल दिया, और जो डिवीज़न वोट होता है, डिवीज़न वोट मतलब मत विभाजन, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है, स्लिप्स है, बैलेट बॉक्स है, उसका यूज़ करके आप वोटिंग करो। दूसरा जो होता है बीवी, है ना, बीवी मतलब क्या होता है कि बैलेट वोट के मत पत्र के उससे जो सीक्रेट वोट जिसको बोलते हैं, गुप्त मतदान, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट न्यूज़, यूपीज न्यू फिल्म सिटी टू कम अप अलॉन्ग यमुना ई वे, ठीक है। तो यमुना जो एक्सप्रेस वे है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट YEIDA, तो उसको फाइनलाइज किया गया है। 1000 एकड़ का एरिया होगा, ठीक है, 1000 एकड़ का एरिया होगा ये सेक्टर 21 में, और इसको यहाँ पे बोला जा रहा है न्यू फिल्म सिटी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। न्यू फिल्म सिटी विल बी लोकेटेड एट 1000 एकड़ एरिया इन सेक्टर 21। नेक्स्ट न्यूज़, अपोजिशन नॉट इन, अपोजिशन क्योंकि सस्पेंड किया है काफ़ी सारे MPs को, 8 MPs को, तो यहाँ पे जो राज्यसभा है वो काफ़ी सारे उन्होंने बिल्स जो है 7 बिल्स वो पास किए हैं, है ना। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से बिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो IIT लॉज जो है अमेंडमेंट बिल ये प्रपोज किया गया था। इसमें 5 न्यूली इस्टेब्लिश्ड IITs इंस्टीट्यूशन है ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। दे आर सेट टू अंडर PPP मॉडल, तो PPP मॉडल के तहत ये सेट होंगे कहाँ पे, सूरत, गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, भागलपुर, अगरतला एंड रायचूर, ठीक है। तो ये यहाँ पे होंगे। एंड टैक्सेशन एंड अदर लॉज, relaxation and amendment of certain provisions bill aims at relaxing times limit on compliance with tax laws, GST payment and filing in view of the pandemic. Then companies amendment bill जो है 48 sections जो है इसका amend किया गया है कंपनीज एक्ट का 2013 का, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन amend किया जा रहा है, 48। तो इसमें बोला गया है by decriminalizing various non-compoundable offences in case of defaults but not involving frauds, ठीक है। ओमिटिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस दैट वर कंसीडर्ड। तो ये जब पूरे एक्ट बन जाएंगे ना, इनको हम पूरे एक अलग से वीडियो में एक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये है। नेशनल फॉरेंसिक्स यूनिवर्सिटी साइंस यूनिवर्सिटी बिल, ठीक है, इसमें भी गुजरात में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को अपग्रेड किया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल, ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है फॉर पुलिसिंग इन गुजरात, ठीक है, फॉर पुलिसिंग इन गुजरात। तो ये बिल है यहाँ पे, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग RS डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह अराइव्ड विद टी फॉर द प्रोटेस्टिंग MPs, है ना। तो ये इन्होंने मतलब ये जो MP है जिनको सस्पेंड किया गया, पूरी लेट नाइट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, कि डेमोक्रेसी पार्लियामेंट की हत्या हुई है। तो यहाँ पे जो हरिवंश नारायण सिंह है तो वो आए कि फ्रेंड्स चाय पी लो है ना। तो अभी इसी पे एक आर्टिकल हम अभी देखेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे एडिटोरियल। हाँ, तो ये है द कस्टोडियन। कस्टोडियन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज हिज वॉन्ट हिज जेंटल एंड ग्रेसफुल, ठीक है। तो जो हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, तो उनको बोला जाता है कि ही इज़ अ माइल्ड मैनर्ड मैन, और वो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ह्यूमन नेचर के हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि उन्होंने मतलब जो शो एक जेस्चर था कि जो 8 अपोजिशन MP को सस्पेंड किया गया था, है ना, उनको वहाँ पे उन्होंने चाय ऑफ़र की, और इनको काफ़ी ज़्यादा बोला गया, अपलॉड किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि एक ग्रेसफुल जेस्चर था। लेकिन यहाँ पे ये कि ये जो जेनरसिटी, जो स्पिरिट उन्होंने यहाँ पे दिखाई संडे को, वो अगर हाउस में दिखाते तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऑन दैट डे द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में हैव बीन वेरी डिफरेंट इन द डिप्टी चेयरमैन। अगर तो काफ़ी सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि अगर वो डिवीज़न ऑफ वोट को अलाउ कर देते हैं ना, डिवीज़न ऑफ वोट मैंने बताया था ना कि डिवीज़न ऑफ वोट, अगर कोई भी ये बोला जाता था अपोजिशन के साइड से कि अगर जो वॉइस वोट है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर किसी भी मेंबर ने, ठीक है, किसी भी मेंबर ने क्या कर दिया, डिवीज़न वोट की मांग की है, डिमांड, तो वो ग्रांट करनी होगी, ठीक है, वो ग्रांट करनी होगी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि आप लोग तो अपने सीट में ही नहीं बैठे थे, सीट में भी प्रॉपर आपको बैठा होना चाहिए था अगर डिवीज़न वोट था। तो लेकिन कुछ MP बोल रहे थे कि दो जो अपोजिशन के नेता थे वो लोग बैठे थे, लेकिन फिर क्या था कि डिवीज़न वोट नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। एंड इफ़ ही हैड अलाउड डिवीज़न वोट्स व्हेन द वॉइस वोट वाज चैलेंज, आफ्टर ऑल द रूल बुक सेज दैट इन सच सिचुएशन वोट शैल बी टेकन बाय ऑपरेटिंग द ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर और बाय मेंबर्स गोइंग इनटू द लॉबीज, है ना। अब जो डिवीज़न वोट है वही सारी चीज़ें कि जब इसकी डिमांड की जाती है तो देयर इज़ नो कंसेंसस एंड इवन व्हेन द आउटकम इज़ प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो पार्टी के जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, पार्टीज मेंबर टू पुट
on record their position on a bill. But not only did the deputy chairman deny a division vote to controversial bill, और बल्कि जो वो थे बीजेपी की जो लाई थे है ना, तो उन्होंने भी क्या कर लिया, मिनिस्ट्री से विड्रॉन कर लिया था. ही ऑल्सो रिफ्यूज द अपोजिशन डिमांड फॉर देम टू बी सेंट, है ना. तो एक तो मतलब बस दो चीज़ें यहाँ पे हैं बोली गई हैं इन टोटलिटी, कि एक क्या है, डिवीज़न वोट को मतलब यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया गया. दूसरा ये कि जो उनकी डिमांड थी कि सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजो ताकि वहाँ पे रिकन्सिड्रेशन करें और कुछ अमेंडमेंट इसमें हो सके, तो ये भी डिमांड जो है नहीं मानी गई और इसको नो और यस करके जो था ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, है ना. जॉब ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है, टू रन द हाउस, इज टू रन द हाउस, नॉट जस्ट टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट बिजनेसेस इज डन, कि मतलब उनकी ये जॉब है कि वो अपना काम करें, हाउस की जो प्रॉपर प्रोसीडिंग है एक डेमोक्रेटिक वे में उसको चलाएं. ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट मतलब उनका जो एक डिप्टी चेयरमैन होता है उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ही बिलोंग्स टू और इज़ सपोर्टेड बाय सम पॉलिटिकल पार्टी, है ना. मतलब उनका जो अगर वो है भी पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं किसी, तो उनका इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए उनके डिसीजंस मेकिंग में, है ना. तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है. एंड अभी वैसे ही क्या है कि क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया था कोविड-19 के एक्सक्यूज़ देके कि कोविड-19 की वजह से क्वेश्चन आर नहीं होगा. 0 आवर को भी लिमिटेड कर दिया गया था. अभी क्या है, फिर जो 8 MPs है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है. और वैसे ही अभी अपोजिशन में हमारे लोग कम है ना, श्रिंकिंग कॉर्नर है इन द हाउस एंड इज़ बीइंग डिनाइड इट्स राइट टू हैव इट्स सेज व्हेन द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग पार्लियामेंट टू हैव इट्स वे, है ना. तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई कि इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए. And after all, in the absence of chairperson of Rajya Sabha, the deputy chairman is the custodian of its dignity and prestige and of the rights and privilege of its member, all its member, है ना. तो उनको एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए. तो यही इसमें बोला है. What laborers need, तो व्हाट लेबर्स नीड जो आर्टिकल है यहाँ पे आपको बताइए कि जो लोकसभा में न्यू वर्जन्स हैं, जो लेबर रिफॉर्म्स हैं, तो उनके न्यू वर्जन जो 2019 के थे उसको अमेंडमेंट करके अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, ठीक है, 2020 ये लाए हैं. देन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020, ठीक है. तो अगर हिंदी में बोलूँ तो पहला क्या हो गया आपका औद्योगिक रिलेशंस कोड बिल, है ना. और जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा संहिता हो गया. एंड देन व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता, ठीक है. तो अब इसमें मेन जो यहाँ पे कुछ कंसर्न ये दिए गए हैं कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था, जो डिस्ट्रेस्ड है वर्कफोर्स के बीच में उसको रिस्टोर करना चाहिए था, उस ट्रस्ट को एक बिल्ड करना चाहिए था और सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो दिया जाना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे अभी किया क्या है सरकार ने कि जो 60 डेज़ का मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, अगर कोई क्या कर रहा है, स्ट्राइक भी कर रहा है, ठीक है, अगर किसी फैक्ट्री में कोई काम करता है श्रमिक, तो वो श्रमिकों को मतलब यहाँ से जो फैक्ट्री ओनर है यहाँ पे उनको सेटिस्फाइड, उनको वेजेस नहीं मिल रही हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे. तो अभी इनको क्या करना पड़ेगा, 60 डेज़ का पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद जब इनको अप्रूवल मिल जाएगा तब लीगली तौर पर ये स्ट्राइक करने के लिए बैठेंगे, है ना. तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स इनको बोलते हैं, स्थायी आदेश, कि जहाँ पे दूसरी चीज़ ये कि 300 से जो कम लेबर होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उनका क्या होगा, डूइंग अवे विद द स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर फर्म्स विद लेस देन 300 वर्कर्स विच विल एसेंशियली कवर मोस्ट फर्म. तो यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पूर्व अनुमति मतलब लेनी होगी पहले, ठीक है. तो ये चीज़ है इसमें. एंड यही बोला गया इसमें कि जो इसमें से जो वर्कर, क्योंकि पहले ये चीज़ 100 दिन था, है ना, 100 डेज था, सॉरी 100 वर्कर्स थे, सॉरी. पहले ये यहाँ पे मतलब क्या था कि 100 वर्कर्स जिस कंपनी में फर्म में काम कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते, वो मतलब अनुमति ले सकते हैं, ठीक है. लेकिन अभी इसको 300 कर दिया है, तो एक तरह से ये एक जो वर्क फोर्स है उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है. द अदर इनिशिएटिव इन द बिल्स विच इंक्लूड वाइडनिंग द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बाय इंक्लूडिंग इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क्स एंड गिग इकोनॉमी वर्कर्स आर स्टेप एंड द राइट डायरेक्शन. तो यही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे इस के खिलाफ ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको इस बिल को अलग तरीके से फ्रेम किया गया है ना, लेबर लॉज के रिलेटेड. अब इससे मतलब अगर जो 300 से कम की जो फर्म है तो उसमें क्या कर सकता है एम्प्लॉयर,
वो क्या करेगा, अपने जो वर्कर्स हैं उनको हायर और फायर कर सकता है ना। तो हायरिंग एंड फायरिंग वर्कर्स विल बी मोर फ्लेक्सिबल एंड फास्टर, तो यही चीज़ बोला गया है। एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू कंडीशन फॉर कैरिंग आउट अ लीगल स्ट्राइक, है ना। तो यही मैंने आपको बताया कि लीगल स्ट्राइक को मतलब वही 60 डे का नोटिस देना पड़ेगा ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, है ना, बिफोर अ ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्री। तो यही चीज़ इसमें है। और अगर हम दूसरे जो बिल हैं उनकी बात करें, ठीक है, दूसरा क्या था, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। तो सोशल सिक्योरिटी कोड बिल में नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एक फॉर्म किया जाएगा और ये रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सूटेबल स्कीम्स जो है डिफरेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, तो वो बना सके, ठीक है। तो ये सजेस्ट करेगा। दूसरा जो था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, यानी कि स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता। तो इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एज द वर्कर हु हैज़ कम ऑन देयर ओन फ्रॉम वन स्टेट, है ना, अगर वो ऑब्टेन करने के लिए आए हैं दूसरे स्टेट से एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो जो क्या है 18,000 अ मंथ, और उनको डिफाइन किया गया है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। एंड मेक्स अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। और जो अर्लियर प्रोविजंस थे फॉर टेम्प्रेरी अकोमोडेशन, तो उनको यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। तो बस इतना ही इम्पॉर्टेंट था इसमें। अब ये जो है बिल्स अगेंस्ट फार्मर, तो यहाँ पे अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम ने ये आर्टिकल लिखा है। तो ये बोला गया कि जो फार्म्स बिल है वो साइलेंट है एमएसपी पे, और काफ़ी सारी चीज़ें ये हाइड करता है, विल थ्रो स्मॉल फार्मर्स टू बिग शार्क, है ना। और यहाँ पे मेनली इन्होंने बोला है कि आई वुड लाइक टू मेक हेयर 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स इनके पूरा आर्टिकल का क्रक्स है कि क्या है, फर्स्ट, डिड दे इवन वंस आस्क फार्मर्स, कि गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि क्या उन्होंने एक बार भी फार्मर से पूछा कि इफ़ दे वांटेड टू बी फ्रीड फ्रॉम दिस अरहत्यास, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है ना उसमें जो इंटरमीडिएटरीज है, जो कमीशन एजेंट है अरहत्यास, तो उनसे मतलब दूर हो जाएंगे, क्योंकि फार्मर भी चाहते थे क्या उनसे दूर होना। दूसरा ये बोला गया है कि मतलब जो बीजेपी की जो लीडर थी सुषमा स्वराज, तो उन्होंने भी बोला था कि एज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम जो फार्मर्स के हैं वो अरहत्यास ही होते हैं, इंटरमीडिएटरीज। लेकिन अभी सरकार ने बोला है कि जो उनके मोनोपोलिस्टिक क्लचेस है उससे वो बाहर हो जाएंगे, है ना। तो दूसरी चीज़ ये बोली गई है, हाउ विल सच लेजिस्लेशन प्रिवेंट द फार्मर्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू द क्लचेस ऑफ द मोनोपोलिस्टिक बिग कॉर्पोरेट्स हु हैव प्रोग्रेसिवली बीइंग टेकिंग ओवर वन सेक्टर आफ्टर अनदर अंडर द बिग आई ऑफ द बीजेपी लीडरशिप। तो ये चीज़ बोली गई है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हर सेक्टर में, चाहे वो फार्म सेक्टर हो, हर सेक्टर में वो क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेसिवली टेक ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मर सेक्टर में भी करेंगे, और जिस तरह से हमने डिफाइन किया था कि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ख़रीद के फार्मर से जो उनका प्रोड्यूस है और उसकी होर्डिंग भी कर सकते हैं, है ना। फिर एक तरह से शॉर्टेज क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में, और फिर उसका एडवांटेज ये लोग ले सकते हैं। तो यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और ये बोला गया कि जो वर्बली गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, जो वर्बल स्टेटमेंट है कि एमएसपी को नहीं हटाया जा रहा है, एमएसपी रिजीम जो है वो रिमेन रहेगी, और इसके अलावा प्रोक्योरमेंट होता रहेगा, तो ये सब इस पर मतलब ट्रस्ट करना सही नहीं है ना। वर्बल एश्योरेंस being made by BJP leaders do not count as their track record is fulfilling promises as abysmal। तो यही चीज़ है यहाँ पे ये बोला गया है। नो कंट्री फॉर अपीजमेंट, तो नो कंट्री फॉर अपीजमेंट जो है ये शहजाद पूनावाला ने ये आर्टिकल लिखा है। ही इज़ एन इंडियन मुस्लिम एंड द राइटर इज़ अ टीवी न्यूज़ एंकर। तो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तवलीन सिंह का एक आर्टिकल था कि मुस्लिम्स के लिए कोई कंट्री नहीं है ना, कि नो कंट्री फॉर मुस्लिम, तो उसी के काउंटर में इन्होंने आर्टिकल लिखा है। अब इसमें क्या लिखा है कि उन्होंने ये बोला कि शी आर्ग्यूज़ कि जो मुस्लिम्स है वो सेकंड क्लास स्टेटस रखते हैं अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसमें। लेकिन और जो चार्ज किया गया जिसी को, मतलब जिस किसी को भी दिल्ली राइट्स में चार्ज किया गया वो सब मुस्लिम ही थे, है ना। जितने भी अरेस्ट किए गए सब मुस्लिम ही थे। लेकिन अगर हम फैक्चुअली रिपोर्ट्स को देखें तो ये इनकरेक्ट है ये बात कि सारे उसमें मुस्लिम नहीं थे। जो साहिल परवेज़ एंड एनर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है इन जुलाई, तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है 535 हिंदूज़ पे, 535 हिंदूज़ एंड 513 मुस्लिम्स पे, ठीक है, राइट केसेस अंटिल देन। एंड मीडिया रिपोर्ट्स हैव पॉइंटेड दैट चार्ज शीट्स हैव फाइल्ड बाय द दिल्ली पुलिस रिवील हाउ अ व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्ड कट्टर हिंदू एकता वाज स्टार्टेड। फिर इन्होंने ये सब प्लान किया। तो यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ क्या बोली गई
कि एजेंडा ये है कि सिंगुलर पर्पस है ऑफ शोइंग इंडियन मुस्लिम दैट दे आर इन्फीरियर सिटीजन्स इन न्यू इंडिया, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो दिए कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड मुस्लिम्स को क्या है एक्सेस नहीं मिल रहा है, क्या मतलब किसी सिलेंडर्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है उज्ज्वला के अंतर्गत, या फिर उनके जनधन में अकाउंट नहीं है, या फिर जो इनकम सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर किसान के अंतर्गत वो नहीं मिल रहा है, आयुष्मान जो योजना उसका उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो सबसे तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा मतलब ये तो उन्होंने चीज़ें निगलेक्ट कर दी, है ना। दूसरा ये था कि जो तबरेज़ अंसारी की जो लिंचिंग हुई थी वो उनके बारे में डिस्कस किया, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है, उनकी लिंचिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया। द पालघर लिंचिंग, जो कमलेश तिवारी अंकित सक्सेना की ब्रूटल किलिंग हुई है ना, क्यों किल हुए वो, बिकॉज ही वॉज अ हिंदू एंड ही वॉज इन लव विद अ मुस्लिम गर्ल, है ना। तो इस वजह से उनके बहुत ब्रूटली हत्या की गई थी। तो वाई यू आर मतलब बीइंग सिलेक्टिव, तो इतनी सिलेक्टिव अप्रोच यही है कि नहीं रखनी चाहिए। इवन कैन बी रिमोटली कंपेयर टू दी डेडलीस्ट एंटी मुस्लिम वॉर्स। तो ये थे कि जब काफ़ी सारे जो लिंचिंग्स हुई थी 2014 से पहले भी, तो यही चीज़ बोला गया है, ये सारी लिंचिंग थी तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल था, है ना। 1992 के भागलपुर रॉयट्स से, मेरठ रॉयट्स से, अहमदाबाद के, और एज फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉ इन आवर हिस्ट्री वॉज अ मॉडर्न नेशन, ठीक है। तो ये अब जो सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये गांधी, नेहरू और मनमोहन सिंह को भी मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था, क्योंकि यही आर्किटेक्ट थे सीए के, जो इसको बोला गया इन्होंने फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। अब वो कैसे, क्योंकि मनमोहन सिंह जो फॉर्मर पीएम थे, तो इन्होंने 2003 में राज्यसभा की स्पीच में एडवोकेट किया था कि ये मोस्ट लिबरल अप्रोच होगी माइनॉरिटीज़ को, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको सिटीजनशिप ग्रांट करने की, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया, जो ये अमेंडमेंट था उस गवर्नमेंट ने बार बार मतलब ये लाए, है ना, एन एनडीए दैट अलाउड ग्रांटिंग सिटीजनशिप माइनॉरिटी हिंदूज। तो अभी 1965 एंड 1970 वॉर में मतलब जो भी सीए कवर करता है सेक्शन ऑफ लार्जर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़। तो ये चीज़ बोला गया। अब सीए को लेके मतलब बोला गया कि वेपनाइज्ड किया गया है ना, मुस्लिम के अगेंस्ट में। लेकिन वही जो कपिल सिब्बल है उन्होंने कन्फेस किया था कि जो एक्ट है ये आपकी किसी से भी जो है सिटीजनशिप नहीं लेगा, राज्यसभा में उन्होंने बोला था डिस्कशन में। तो फिर अभी इतना ज़्यादा मतलब इसके लिए शोर ऐसा क्या है ना। और द शाहीन बाग मूवमेंट पूरी तरीके से बोला गया था, आपने लास्ट में भी देखा होगा जो शाहीन बाग मूवमेंट था उसका किस तरह से मतलब उनको एक प्यादों की तरह यूज़ किया जा रहा था, लोगों को वहाँ पे इलेक्शन के फ़ायदे के लिए उनका यूज़ किया जा रहा था, है ना, बाद में। तो एक तरह से वो क्या था, पॉलिटिको रिलीजियस फोर्सेस जो था वो मोबिलाइज कर रहे थे, रेडिकलाइज कर रहे थे। वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे थे वो उनके मुंह से मतलब स्टेटमेंट निकल रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर हिटलर की मौत मरेगा और ये सब चीज़ें होंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जबकि उन बच्चों को कुछ नहीं पता है कि क्या सीए है, क्या एनआरसी है, ठीक है। लेकिन बस उनसे ये स्टेटमेंट निकाले जा रहे थे। तो ये एक तरह से हेट्रेड फैलाने का और बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा था। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि इंडिया इज़ नो कंट्री फॉर अपीजमेंट, एंड जो विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स है ना, वो यहाँ पे ऐसे नहीं प्ले होना चाहिए। तो यही ऑथर के द्वारा बोली गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो रेप्लिकेशन है ऑफ मिनी शाहीन बाग अक्रॉस इंडिया वाज लेस्ड विद रिलीजियस स्लोगन वाइल क्लेमिंग टू बी अ सेक्युलर मूवमेंट मैनी प्रोटेस्ट इन यूपी। तो इसको सेक्युलर मूवमेंट बोला जा रहा था। और यूपी कर्नाटका में क्या हुए थे, वायलेंस भी हुए थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और जिसमें जो रेडिकल ग्रुप्स थे जैसे पीएफआई, तो ये भी इन्वॉल्वमेंट इनकी देखी गई थी, है ना। तो यही इस आर्टिकल का क्रक्स था। नेक्स्ट जो है पुटिंग फार्मर फर्स्ट। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि जो पीएम एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इन्होंने क्लैरिफाइड किया है बार बार कि जो एमएसपी है वो फिक्स्ड रहेगा। इवन जो एमएसपी है उसने क्या कर दिया, वो फार्म बिल से रिलेटेड ही नहीं है और बढ़ा दिया है। जैसे कितने 6 क्रॉप्स के लिए बढ़ाया था, है ना। तो आप बताना कौन कौन सी क्रॉप्स है जिसके लिए एमएसपी बढ़ा है, नहीं तो अपने नोट्स में लिख लेना। तो पैडी के लिए 2.4 टाइम्स एंड फॉर वीट 1.7 टाइम्स इन द पास्ट 5 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये क्या है, ये फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो फार्मर्स हैं उनको एक बेटर प्राइसेस भी देंगे, बेटर रिटर्न्स देंगे, एज नो टैक्सेस विल बी लेविड ऑन द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ट्रेड एरिया में टैक्सेस नहीं रखा जाएगा जो डिफाइन किया गया बिल में। और जो मंडीज़ हैं
जो APMC एक्ट के तहत इस्टेब्लिश्ड हुई हैं, स्टेट्स विल कंटिन्यू टू वर्क एंड दीज बिल्स डोंट ओवरराइड स्टेट APMC एक्ट, ठीक है, तो ओवरराइड नहीं करेंगे स्टेट के जो APMC एक्ट हैं। मेकिंग सेंस ऑफ द वायरस, तो यहाँ पे जो वर्ड पैंडेमिक है तो इसके बारे में इन्होंने बोला है कि इसका जो ओरिजिन है ग्रीक वर्ड से रिलेटेड है। ग्रीक वर्ड में ऑल पीपल बोला जाता है पैंडेमिक को, और यहाँ पे मतलब सेरो सर्वे जो है, सेरो सर्वे होना चाहिए, उसी के बारे में इन्होंने बात की गई है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट एंड एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू डिलीवर द स्किल ऑफ हैप्पीनेस। तो अभी जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट है, जो द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इसमें 156 कंट्रीज होती हैं बाय हैप्पीनेस ऑफ देयर सिटीजन बेस्ड ऑन 6 की वेरिएबल्स। तो वो 6 की वेरिएबल्स क्या होते हैं? इनकम, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, ट्रस्ट एंड जेनरोसिटी, ठीक है। तो इस वाले इंडेक्स में फिनलैंड ने टॉप किया है ना, डिस्पाइट नॉट हैविंग द हाईएस्ट GDP। और टॉप्स द लिस्ट क्यों टॉप किया है? मतलब उनकी हाईएस्ट GDP भी नहीं है, फिर भी टॉप किया है। सोशल सेफ्टी, पर्सनल फ्रीडम एंड वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से किया हुआ है, ठीक है। जो मटेरियली सुपीरियर कंट्रीज थी वो रैंक्ड, मतलब उनकी रैंक लोअर है एज कंपैरिजन टू फिनलैंड। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे मेन स्टर्लिन पैराडॉक्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है ना वो इसी तरह से आते हैं एग्जाम में कि मतलब स्टर्लिन जो पैराडॉक्स है इज रिलेटेड टू, और 4 स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि ये इससे बिटवीन रिलेशन इकोनॉमी एंड ये सब चीज़ें हैं ना, हैप्पीनेस और ये। तो आपको मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्टर्लिन पैराडॉक्स क्या होता है। तो ये ऑब्जर्व किया गया था रिचर्ड स्टर्लिन ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर में USA में, ठीक है। स्टर्लिन पैराडॉक्स होता क्या है? ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ इन द GDP एंड रिलेशन बिटवीन जो मतलब लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है, लेवल ऑफ हैप्पीनेस लोगों के बीच में, तो इसमें एक रिलेशनशिप होती है। अब ये जो GDP है ये लगातार अगर इसका इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हैप्पीनेस भी होगी, लोग खुश होंगे, ऐसा नहीं है। देखो हैप्पीनेस के लिए लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले आप क्यों हैप्पी हो गए? आप GDP बढ़ रही है लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं, जब आपके पास पैसा नहीं है, हेल्थ केयर आपको कुछ डिजीज़ हो गया, आप प्रॉपर अपना इलाज नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो लोग हैप्पी कब होंगे? जब उनके पास सोशल सेफ्टी नेट्स होंगे। सोशल सेफ्टी नेट मतलब हेल्थ केयर के लिए प्रॉपर वो उसकी चिंता ना करें, है ना। एजुकेशन, अगर कल को उनके बच्चे होते हैं तो किस तरह की शिक्षा उन्हें प्रोवाइड करनी है वो सब उनके पास हो। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ना हो, जो ओल्ड एज पेंशन के बारे में जो टेंशन लेते हैं वो सब चीज़ें ना हो। तो सोशल सिक्योरिटी नेट जब होगा, सोशल सेफ्टी नेट, तो तब लोग हैप्पी होंगे, चाहे GDP बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। तो ये इसका ये बोला गया है, इसी को पैराडॉक्स बोला गया है। एंड this paradox showed decline in happiness at a very high level of economic growth. One reason for the paradox may be skewed distribution. दूसरा यहाँ पे रीज़न बोला हुआ है कि जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम एंड वेल्थ का, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी उससे क्या होती है? बढ़ती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक जो मतलब आय का जो विभाजन है मतलब इनइक्वल तरीके से जो है ना, इक्वल नहीं है, तो वो भी इसका एक बड़ा रीज़न है। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, ठीक है, वो 1979 में कॉइंट की गई थी भूटान के द्वारा, और इसमें भी 9 डोमेन्स और 4 पिलर्स रखे गए थे। 2011 में जो यूनाइटेड नेशंस है उसने भी रिकॉग्नाइज़ किया था हैप्पीनेस के अचीवमेंट जो है ये फंडामेंटल ह्यूमन गोल है, एंड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व मार्च, ठीक है। तो मार्च 20 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को। तो अब यहाँ पे वेरियस जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में बताया है, स्टेट्स के बारे में, कि दे वे ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन इंटरनेशनल कंडक्ट्स वर्कशॉप अक्रॉस स्कूल इन दिल्ली, है ना। तो दिल्ली पुलिस में वो करते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं, और दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे हैप्पीनेस क्लासेस भी चलती हैं। इसी तरह से गुजरात यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली इंट्रोडक्शन किया है सर्टिफिकेट कोर्स हैप्पीनेस काउंसलिंग पे, ठीक है, हैप्पीनेस काउंसलिंग पे सर्टिफिकेट कोर्स। तो इसमें मेडिटेशन होता है, योगा होता है, न्यूरोलॉजी, सोशल एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, फूड एंड डांस, ये सब चीज़ें होती हैं। मध्य प्रदेश आपको पता है पहला स्टेट बन गया था हैप्पीनेस डिपार्टमेंट को जिसने एस्टैब्लिश किया था। तो ये हैप्पीनेस कैंप्स जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे भी किस तरह से लाइफ में मतलब पॉजिटिव रहना है टुवर्ड्स लाइफ, तो ये टीचिंग दी जाती है। आंध्र प्रदेश हैज़ कम अप विद द हैप्पीनेस इंडेक्स डिपार्टमेंट टू मेजर डेवलपमेंट इन द स्टेट, है ना। तो ये है, एंड वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट टुगेदर विद
एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू डिलीवर स्किल ऑफ हैप्पीनेस। तो सोशल और जो इकोनॉमिक टेंशन होती हैं उनको पॉजिटिवली एड्रेस करना होगा अगर हम मेंटल पीस और हैप्पीनेस चाहते हैं। और इंडिया ने इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन क्या है, हमको जो अभी फोकस करना है वो सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स पे करना है ना। फोकस किस पे करना है, जो अभी मैंने बताया कि हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन और ये सारी चीज़ें, इन पे हमें फोकस करना है। एंड सम मोर एक्शन आर रिक्वायर्ड वाइल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इज़ नेसेसरी। तो अगर क्या चाहते हैं, मतलब जीडीपी की ग्रोथ होती रहे तो वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी नेसेसरी है, ठीक है, एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। एंड सेफ्टी एंड डिग्निटी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सोशल हार्मनी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मीडिया, मार्केट्स और ये सब चीज़ें इसके अवेयरनेस फैला सकती हैं, रिस्पॉन्सिबल बन सकती हैं, लेकिन अभी वो कुछ और ही कर रही हैं। फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ, ट्रैफिक एंड क्लीनलीनेस, यहाँ पे जो बोला गया है कि जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, रोड्स, पार्क, ऑफिस, बिल्डिंग से हटाना चाहिए। एंड वो, क्योंकि जो एनिमल लवर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं वो उनको देख के, है ना, मतलब एनिमल्स के लिए कंपैशन होना ये नहीं है कि आप क्या कर दो, अपने डॉग्स को आप कहीं ट्रैफिक पे छोड़ दो, पार्कों को छोड़ दो, है ना, वहाँ पे वो गंदगी फैलाते रहें, ये नहीं है ना। फॉर इंड्योरिंग मेंटल पीस, जो लेजिलेशन है, लिटिगेशन है, तो वो भी मिनिमाइज होनी चाहिए, मिनिमम लॉ होने चाहिए सिंपल लैंग्वेज में जिनको कोडिफाई करना चाहिए, और स्पीड अप होनी चाहिए डिसीजंस में, है ना, सिंपल लैंग्वेज में डिसीजन आने चाहिए। तो ये चीज़ें बोली गई हैं। एंड स्टिल देयर आर डिप्राइव्ड पीपल, है ना। तो ये बोला गया है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो काम करते हैं, जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हैं, बहुत ही हो गए, मशरूम लेवल से वो बढ़ रहे हैं। तो उनको भी एक तरह से क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि वो हर जगह पे ही वो हैं, लेकिन फिर भी हमें इतने सारे डिप्राइव्ड और गरीब लोग देखने को मिलते हैं, है ना। एरियाज लाइक एजुकेशन, स्किल सेंटर, हॉस्पिटल, हेल्पिंग प्लान्स, अनएम्प्लॉयड ओल्ड पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, एनवायरनमेंट, तो ये सब वो इंश्योर कर सकते हैं। और डीपली डिवाइड सोसाइटी हैज़ टू बी पैच्ड अप विद पीसफुल रिकन्सिलेटरी। तो हमें जो डिप्लोमेटिक मीन्स है, जैसे एजुकेशन, अवेयरनेस, सोशल सेफ्टी नेट, तो ये सब चीज़ों का जरिया लेना होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस की ज़रूरत है ना, जिसमें एकेडमिशियंस हों, इकोनॉमिक्स हों, साइकोलॉजिस्ट हों, सोशल थिंकर्स हों, तो वो एक हैप्पीनेस, हमेशा की जो हैप्पीनेस है उसके लिए रोड मैप एक तैयार कर सकें, और यही चीज़ है, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, न्यू स्ट्राइड्स, माइल्स टू गो, तो 2 वुमेन ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर्स इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर रखा गया है, और मेकिंग देम द फर्स्ट वुमेन एयरबोर्न कम्बैटेंट्स हु विल ऑपरेट फ्रॉम वॉरशिप्स, ठीक है। तो रीति सिंह एंड सब लेफ्टिनेंट कुमुंदनी त्यागी, ठीक है, तो ये सेलेक्टेड एज अ ऑब्जर्वर इन नेवीज हेलीकॉप्टर स्ट्रीम। तो यहाँ पे बोला गया कि पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को, मतलब नेवी में परमानेंट कमीशन के तहत लिया जाएगा। और 1992 से बात करें तो वुमेन को जो था मेडिकल स्ट्रीम में ही लिया जाता था, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज तक ही रखती थी। लेकिन 1992 में नेवी स्टार्टेड इंडक्टिंग वुमेन इन सेलेक्टेड ब्रांचेस, जैसे कि स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू, फिर उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन, फिर उसके बाद वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑब्जर्वर, लॉ, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, नेवल आर्किटेक्चर, पायलट्स, मैरीटाइम रिकन्सिनेंस स्ट्रीम, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट, है ना। तो यहाँ पे सब में वुमेन आई। फिर यहाँ पे जो अदर रैंक है आर्मी और एयरफोर्स में, अभी केवल वुमेन जो इंडक्ट की जाती है वो कमीशनड ऑफिसर, या फिर जूनियर कमीशनड ऑफिसर के तौर पे, या फिर नॉन कमीशनड ऑफिसर के तौर पे। तो वुमेन ऑफिसर कैन नाउ बी डिप्लॉयड ऑन फ्रंट लाइन वॉरशिप फ्रॉम विच हेलीकॉप्टर्स कैन ऑपरेट, है ना। तो यहाँ से मतलब पहले ये था कि जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक ही लिमिटेड था, मतलब जो समुद्र तटों तक ही जो टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि हेलीकॉप्टर ऑब्जर्वर की तरह ये जो एयरबोर्न टैक्टिक्स हैं, तो यहाँ पे भी इनको रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, चाइना शार्पली एक्सपेंड मास लेबर प्रोग्राम इन तिब्बत, मिररिंग जियानजिंग। तो इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। एज मैनी रिच नेशन स्ट्रगल अफ्रीका कोरोना रिस्पॉन्स गेट प्रेस, ठीक है। तो इन पे यहाँ के जो प्रिवेंटिव जिन्होंने मेजर लिए थे, डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफिसर जो हैं, ठीक है, नेक्स्ट अंग, तो इनको गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो बिल गेट्स और मिलिंदा गेट्स ये देते हैं। अब यहाँ पे एक DRI के बारे में भी आया है, ये क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ED के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी जो है राजस्व आसूचना निदेशालय, तो ये भी क्या है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, और जो भी फ्रॉडुलेंट होता है सब चीज़ों से डील करता है। 4 दिसंबर 1957 को ये बना था, ठीक है, 1957 4 दिसंबर। ED का आप बताना कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू वांट टू टेल मी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे DFFT के बारे में आया, तो DFFT क्या है, डेटा फ्री फ्लो
ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो ये G20 की समिट हुई थी, तो इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की, तो इसमें यही बोला गया था कि इंडिया अभी जो है रेडी नहीं है DFFT के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे जो फ्रेमवर्क है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड और ई-कॉमर्स लॉ, तो वो अभी होने ज़रूरी हैं, ये बोला गया। मॉनिटरिंग नेट ट्राई सजेस्ट मल्टी स्टेक होल्डर, तो ट्राई के बारे में यहाँ पे ये बताना चाहिए कि ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक्ट था, तो उसके थ्रू ये बनी हुई थी। एक्ट कब का था वो? 1997 का, और रेगुलेट करती है जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सर्विसेज है ना, फिक्सेशन टैरिफ्स का उनको रिवीजन करती है, तो ये सब चीज़ें एक ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बना रहे हैं ना। तो अभी जो ये थी, चाइना शार्पली एक्सपेंड मास लेबर प्रोग्राम इन तिब्बत, तो तिब्बत इतना क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, इस पे हमें देखना है ना, क्यों चाइना मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है वहाँ पे मास लेबर प्रोग्राम, वो देख लेते हैं। और इस वीडियो के साथ आपको अलविदा। Hu Jintao, the 6th president of China, has an interesting backstory. From 1988 to 1992, he was the Communist Party leader of Tibet. This was one of the most defining periods of his career, because as the party secretary in Tibet, Hu Jintao suppressed an uprising. In 1989, martial law was declared in Tibet. Tibetans rose to revolt against the Chinese occupation. China crushed the movement. Spain went to the extent of indicting Hu Jintao for the genocide in Tibet. But the very same actions also cleared his path to presidency. They also show how valuable Tibet is to China. The Chinese refer to Tibet as Xizang, a word that means the Western treasure house. And Tibet is indeed a treasure house. It sits on the western edge of China, links China to South and Central Asia, and has been a part of key trading routes since ancient times. It's no wonder then that many players have fought over Tibet. From the 7th century to the 21st, it has remained a contested region. The Mongols under Genghis Khan fought in 1240, the Nepalese in 1855, and the British in 1903. They wanted to control Tibet. But since 1950, China has been occupying Tibet and looting it of all its treasures, from something as basic as water to valuable natural resources. China is raiding Tibet for everything. Tibet is like the Brahmaputra, Mekong, Yangtze and the Indus. Tibet serves as a source of 10 major Asian river systems, rivers that flow into as many as 10 countries. And China has been building dams to control the flow of these waters. Tibet's rich reserves of oil, gas and minerals are like a pot of gold for China. In 2008, China operationalized the Yulong copper mine. Reports say this mine is the source of Tibet's biggest copper deposits. According to another claim, Tibet has huge reserves of copper, lithium, gold and silver. Most of it has been untouched because it is against the religious practices of Tibetans to mine these lands. But none of this stops China. Beijing earns a sizable chunk of its tourism revenues from Tibet. Last year, China reported that more than 40 million tourists visited the region. The tourism revenue was well over $7 billion. With every leadership change, Beijing has tightened its hold over Tibet. Hu Jintao imposed martial law. His successor Xi Jinping wants to build a fortress. In August, he met with representatives from the region. The Chinese president issued new policy directions for Tibet. He said political and ideological education must be strengthened in Tibet schools. A move to make Tibetans more loyal to the Communist Party by influencing young minds.